So we will start with new chapter from today, that is dual nature of radiation and matter. ये modern physics का part है. तो basically modern physics में you have two important topics. One is dual nature of radiation and matter. अब book to book chapter के नाम अलग अलग हो सकते हैं. तो some books उसमें chapter का नाम होगा फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, एक्सरे, ऐसा कुछ नाम दिया होगा CBSE के बुक्स में स्पेसिफिकली, या फिर आपके मॉड्यूल्स में भी फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एक्सरे. बट एज फार एज योर स्टेट बोर्ड सिलेबस इज कंसर्न, उसमें इस चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. बहुत ईजी चैप्टर है, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट इज थ्योरी पार्ट, एंड दैट इज़ वाई आई विल प्रिफर टू टीच दिस विद द हेल्प ऑफ अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. तो नाम में ही है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. तो सो फार जब भी रेडिएशन ये वर्ड सुनते हो, मतलब लाइट, what is the first impression that we have is that light is a wave. Good. But in reality, light मतलब radiation has dual nature. In certain cases या फिर under certain condition it behaves like a wave, and in certain condition it behaves like a particle, because whatever we see or we can experimentally detect, या तो वो wave होता है या वो particle होता है. Good. तो नाम में ही है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन. रेडिएशन का ड्यूअल नेचर है. तो लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव एंड लाइट आल्सो बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली. So light is behaving like a wave, it cannot behave like a particle and vice versa. Similarly मैटर का भी ड्यूअल नेचर होता है. तो मैटर आल्सो अंडर सर्टन केसेस बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल एंड लाइक अ वेव अंडर सर्टन अंडर कंडीशंस. वो हम देखेंगे इन डिटेल. सो लेट अस स्टार्ट बाय इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. बहुत सिंपल है. वेरियस ऑब्जर्व फेनोमेना ऑफ लाइट मतलब रेडिएशन शो दैट रेडिएशन बिहेव लाइक वेव. तो लाइट बिहेव लाइक अ वेव ये हमने ऑलरेडी इन डिटेल देखा है. फॉर एग्जांपल ऑब्जर्व फेनोमेना ऑफ लाइट लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, उसके बाद इंटरफेरेंस, उसके बाद डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारे के सारे हमको ये बताते हैं कि लाइट का बिहेवियर इज़ nothing but a wave. So we have already seen examples: reflection, refraction, interference, diffraction, polarization, etc. They basically tell us that light behaves like a wave. Good. और ये पता होना चाहिए, नाम ही था चैप्टर का वेव ऑप्टिक्स. मतलब इट वॉज वेरी क्लियर कि यहाँ पे हम लोग लाइट का कौन सा बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं, वेव बिहेवियर. ओके, गुड. बट देन देर आर सर्टन एक्सपेरिमेंट्स, देर आर सम ऑब्जर्व फेनोमेना related to radiation which cannot be explained by treating radiation या फिर light like a wave. तो ऐसे भी कुछ ऑब्जर्व फेनामेना है जिसमें तुम अगर लाइट को या रेडिएशन को एज अ वेव ट्रीट करते हो तो यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन दैट फेनामेना. फॉर एग्जांपल ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम. याद है क्या ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम? भूल गए कौन सा चैप्टर में देखा था? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन में. तो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम में इफ़ यू रिमेंबर दैट ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम ग्राफ, तो अगर हमको वो ग्राफ को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है तो वी हैव टू ट्रीट लाइट एज अ पार्टिकल. गुड. देन देर आर सर्टन मोर एक्सपेरिमेंट्स लाइक कॉम्पटन इफेक्ट. अब व्हाट इज इट कॉम्पटन इफेक्ट? आपको सिलेबस में तो नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए, इसके लिए मैं बता रहा हूँ. सो कॉम्पटन इफेक्ट में व्हेन लाइट एनकाउंटर्स या फिर लाइट बेसिकली इंटरैक्ट्स विथ इलेक्ट्रॉन, तो लाइट का पाथ चेंज होता है. जो चेंज ऑफ पाथ है उसको बोलते हैं स्कैटरिंग. क्या बोलते हैं इसको? लेकिन हमको ऑलरेडी पता है दो चीज़ें. नंबर वन, लाइट कभी भी अपना पाथ चेंज तब करता है जब वो मीडियम चेंज करे. नंबर टू, व्हेन आई से दैट लाइट इंटरैक्ट्स विथ इलेक्ट्रॉन, गुड, एंड देन इट स्कैटर्स, बट स्कैटरिंग इज प्योरली प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल. यहाँ पे लाइट का स्कैटरिंग हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पटन इफेक्ट. और तीसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट कोई टॉपिक अगर है तो वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. नाम है ये, फोटो मतलब फोटोन, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन. तो जब एक मेटालिक सरफेस पे फोटॉन्स आर इंसिडेंट, उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, दैट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. और आइंस्टाइन को बेसिकली ये जो नोबेल पीस प्राइज था वो मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए. सो व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, लाइट मतलब कौन? फोटॉन्स. एंड व्हाट आर इमिटेड? इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन नॉर्मली यू शुड अंडरस्टैंड कि फोटॉन्स, लाइट आने से इलेक्ट्रॉन का इमिशन कैसे हुआ. मतलब फोटॉन्स आए, वो सरफेस पे जो एटम्स थे, उस एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स थे
तो ये फोटोन का कोलिजन हुआ किसके साथ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ, और इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, फ्री। लेकिन कोलिजन इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे कौन इंसिडेंट हुआ था, लाइट। इसका मतलब इस केस में लाइट कैसा बिहेव कर रहा है, लाइक अ पार्टिकल। ओके, सो एग्जाम्पल्स इन विच लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो रिमेंबर, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, मतलब कौन सा प्रॉपर्टी, वेव प्रॉपर्टी। ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन ऑल दिस cases light behaves like a particle. Okay, good. Then so it means that radiation must behave like a particle. The idea of quantization of energy, अभी पहले तो आपको समझ में आना चाहिए, when you say that light is behaving like a particle, तो each particle has certain energy. इसका मतलब लाइट जब सोर्स से इमिट होता है तो वो कंटिन्यूस इमिट नहीं हो रहा है, मतलब लाइट इज बीइंग इमिटेड इन स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो ये स्मॉल स्मॉल पैकेट्स, इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटास, और द प्रोसेस को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। तो एनर्जी फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ लाइट इज नॉट इमिटेड कंटिन्यूसली बट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल पैकेट विच इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी है, this idea was first proposed by Planck to explain black body spectrum. So remember, Planck proposes the model that says, number one, energy is emitted in the form of packets. पैकेट्स को क्या बोलते हैं, क्वांटा या फिर फोटॉन्स। सो एनर्जी मतलब लाइट फ्रॉम एनी सोर्स इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज नोन एज क्वांटास और फोटॉन्स। देन एट हायर फ्रिक्वेंसीज द एनर्जी ऑफ द पैकेट इज ऑल्सो हायर। जितना फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा उतना एनर्जी भी बढ़ेगा। मैं इंटेंशनली थोड़ा स्लो जा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि थियरी बहुत है, एक एक पॉइंट जैसे इवन सेकंड नंबर का पॉइंट तुमको आगे बहुत काम आने वाला है। एट हायर फ्रिक्वेंसीज, लार्जर द फ्रिक्वेंसी, लार्जर इज द एनर्जी ऑफ द पैकेट ऑफ क्वांटा या फिर ऑफ फोटोन। एंड यू ऑलरेडी नो एनर्जी ऑफ फोटोन इज E इक्वल्स टू h nu। तो E इज प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी, हायर द फ्रिक्वेंसी हायर इज द एनर्जी। गुड, तो यहाँ तक तुमको अच्छे से याद रखना है। सो द आइडिया ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय प्लैंक टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। और रिमेंबर, प्लैंक के मॉडल के अकॉर्डिंग, नंबर वन, लाइट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, हायर द फ्रिक्वेंसी हायर इज द एनर्जी। एंड एज आई टोल्ड यू कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं और नीट वालों के लिए खासकर, क्योंकि थियरी क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा बनते हैं इस चैप्टर में। तो आपको ग्राफिकल क्वेश्चन जब आएंगे तो नॉर्मली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, फिजिक्स में बहुत सारे जो डिस्कवरीज है ना वो एक्सीडेंटल है, करने कुछ गए और कुछ नया ही मिल गया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी डिस्कवरी वॉज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी। और यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज मिला तो आइंस्टाइन को, लेकिन इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय समवन कॉल्ड एज हर्ट्ज। सुना है क्या हर्ट्ज? हाँ, कहाँ सुना है? फ्रिक्वेंसी का यूनिट, तो ये वही हर्ट्ज है। तो हेनरिक हर्ट्ज, while working on the production of electromagnetic waves by spark discharge, I hope you know what is spark discharge, पता है? Electrodes, okay, good. How do you produce light? अभी तो अपने पास ये जो ट्यूबलाइट देख रहे हो ना, दिस इज LED, लाइट इमिटिंग डायोड, वो भी सीखोगे चैप्टर नंबर 16 में सेमीकंडक्टर्स में। बट इससे पहले एक ट्यूबलाइट्स आते थे, उसके अंदर गैस होता था। नॉर्मली इट यूज टू बी आइडियल गैस, अर्गन वगैरह। तो अगर आपको पता हो, नहीं पता होगा तो बता देता हूँ, तुम उसको दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में फिट करते थे। तो जो ट्यूबलाइट का तुम्हारा, इफ़ यू रिमेंबर, ट्यूबलाइट का जो तुम्हारा सॉकेट होता है ना, उसमें दो साइड पे दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एंड देन यू फिट इट। ट्यूबलाइट को फिट किया नहीं कभी? गुड। और देन यू टर्न ऑन द बटन, फिर धीरे 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 लाइट स्टार्ट होगा। होता ऐसा है कि व्हेन यू टर्न ऑन द स्विच, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक एक हाई वोल्टेज करंट पास होता है, स्पार्क। स्पार्क होता है? क्या होता है स्पार्क? अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे लाइटर का जब बटन दबाते तो क्या निकलता है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सेंटर में एक इलेक्ट्रोड होता है, और आउटर सिलेंडर इज ऑल्सो वन इलेक्ट्रोड। बिजली गिरना मतलब क्या होता है? स्पार्क, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हेन यू टर्न ऑन द बटन ऑफ अ ट्यूबलाइट, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे क्या गया? स्पार्क।
मतलब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, और इन बिटवीन क्या था, गैस. तो वाइल दिस इलेक्ट्रॉन वेर गोइंग फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर, और नोबल गैस था याद रखना, दिस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स विल कोलाइड विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम्स ऑफ गैस, और एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, एंड बिकॉज ऑफ विच जो नोबल गैसेस थे, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है दे यूज टू गो टू हायर ऑर्बिट्स, एक्साइटेशन, एंड वाइल डी एक्साइटेशन दे इमिट फोटॉन्स. तो वहाँ पे लाइट जो जनरेट होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ स्पार्क डिस्चार्ज. वही यहाँ पे बात हो रही है. हेनरिक हर्ट्ज वाइल वर्किंग ऑन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब लाइट, बाय स्पार्क डिस्चार्ज. गुड. नोटिस दैट व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट, स्पेसिफिकली अल्ट्रावायलेट लाइट याद रखना अभी, is incident on a metal electrode, a high voltage spark passes across the electrodes. तो स्पेसिफिकली जब इलेक्ट्रोड पे अल्ट्रावायलेट लाइट इंसिडेंट हुआ तो जो स्पार्क था उसका वोल्टेज बढ़ गया. फॉर एनी अदर फ्रिक्वेंसी या फिर फॉर एनी अदर लाइट, विजिबल के लिए नहीं हुआ, इंफ्रारेड के लिए भी नहीं हुआ, बट ओनली फॉर अल्ट्रावायलेट लाइट स्पार्क का जो वोल्टेज था वो क्या हो गया, बढ़ गया. तो थोड़ा बेसिक्स पता होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज स्पार्क डिस्चार्ज. हम जो पहले ट्यूबलाइट यूज़ करते थे उसमें यू यूज टू हैव 2 इलेक्ट्रोड्स. तो व्हेन यू टर्न ऑन द बटन देयर वाज अ स्पार्क विच गोज फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर. वाइल गोइंग फ्रॉम वन टू अनदर, जो बीच में गैस था उसके एटम्स को एक्साइटेशन, क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स वेर कोलाइडिंग विद इलेक्ट्रॉन्स, हेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम वेर गोइंग इन टू अ हायर एनर्जी स्टेट, एंड वाइल डी एक्साइटेशन क्या इमिट होता है, फोटॉन्स, उसको बोलते हैं स्पार्क डिस्चार्ज. तो हेनरिक हर्ट्ज was studying production of electromagnetic waves by spark discharge, but he noticed कि जब इलेक्ट्रोड जहाँ से इलेक्ट्रॉन का बीम निकल रहा है अगर उस पर अल्ट्रावायलेट लाइट इंसिडेंट हुआ तो स्पार्क का वोल्टेज बढ़ गया. अब ऐसा क्यों हुआ, तो वाई अ हाई वोल्टेज स्पार्क व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट इज इंसिडेंट. तो उसका आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट इज इंसिडेंट ऑन मेटेलिक सरफेस, जब लाइट इंसिडेंट हुआ, फोटॉन्स इंसिडेंट हुए, तो क्या इमिट हुआ वहाँ से, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम इट्स सरफेस. अब अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए क्यों होता है, बिकॉज यू शुड नो जो मेटल सरफेस के एटम्स है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, और आपको पता होगा ही एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल एटम टू एटम. नंबर 2 इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्बिट ऑल्सो. कौन से ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी ऑर्बिट के नंबर से चेंज होता है. तो अल्ट्रावायलेट लाइट का एनर्जी कंपेयर टू विजिबल लाइट ज़्यादा है. तो अल्ट्रावायलेट लाइट हैज़ सफिशिएंट एनर्जी टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन्स. दैट इज़ वाई अल्ट्रावायलेट लाइट इज़ रिक्वायर्ड. एंड यू मस्ट नो, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम भी बताया था, चलो वापस एक बार बता दो. सबसे कम वेवलेंथ का कौन सा लाइट होता है, हाँ, कॉस्मिक. ये कब बताया मैंने, सबसे कम वेवलेंथ में तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन होता है, गामा रेडिएशन. गामा रेडिएशन क्या होता है वो मैंने आपको पूरा स्पेक्ट्रम बताया था, पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम इन डिटेल बताया था. गामा के बाद कौन होता है, एक्सरेज. एक्सरे के बाद कौन होता है, यूवी के बाद कौन होता है, विजिबल के बाद कौन होता है, इंफ्रारेड. इंफ्रारेड में 3 पार्ट्स, कौन से 3, नियर, मिड एंड फार. उसके बाद कौन होता है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स. माइक्रोवेव के बाद कौन होता है. तो वेवलेंथ बढ़ते जा रहा है, बराबर, पक्का, श्योर. वेवलेंथ बढ़ते जा रहा है, फ्रीक्वेंसी कम होते जा रहा है, एनर्जी भी कम होते जा रहा है. तो लोवेस्ट वेवलेंथ मतलब गामा रेडिएशन, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड हायर वेवलेंथ इज गामा. ओके, उसके बाद एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, देन. अब इशू ये है कि हम अल्ट्रावायलेट की ही क्यों बात कर रहे हैं, व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सरेज और गामा रेडिएशन. दे हैव मच मोर एनर्जी कंपेयर टू अल्ट्रावायलेट. लेकिन डे टू डे लाइफ में या रियल लाइफ में जो हमारे आसपास के सोर्सेस है वो अल्ट्रावायलेट लाइट तक प्रोड्यूस कर सकते हैं. उससे हायर एनर्जीज प्रोड्यूस करने के लिए वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड काम नहीं है. उसके लिए हमको अलग अलग एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगता है टू प्रोड्यूस एक्सरेज, टू प्रोड्यूस गामा रेज. गामा रेज तो न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोड्यूस होगा. तो हमारे सराउंडिंग में 3 टाइप के तुमको रेज मिलेंगे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड अ पार्ट ऑफ इंफ्रारेड. रिमेंबर. गुड. तो यहाँ पे यूवी लाइट की ही बात होगी
क्योंकि ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी है और एक्सीडेंटली एक्सरे नहीं प्रोड्यूस होता, एक्सीडेंटली गामा रे नहीं प्रोड्यूस होता, एक्सीडेंटली कौन प्रोड्यूस हुआ, यूवी। क्योंकि प्रैक्टिकल सिचुएशन में, और आपको मैं आगे बताऊंगा, थोड़ा सा हिंट अभी दे देता हूँ और ऑलरेडी दे दिया है, लाइट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। उसमें से मैंने एक अभी आपको बताया कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेगा तो वो क्या इमिट करता है, रेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बराबर। तो ये जो ट्रांजिशंस की वजह से जो प्रोड्यूस होता है वो विजिबल और यूवी ही होता है। इंफ्रारेड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशंस, गुड। तो टू प्रोड्यूस एक्सरे यू नीड टू हैव एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स। तो एनीवेज यूवी लाइट के लिए, अगर यूवी लाइट एक मेटालिक सरफेस पे इंसिडेंट हुआ तो हमको क्या मिले, इलेक्ट्रॉन्स। द सरफेस विच इमिट्स इलेक्ट्रॉन्स, तो जिस सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ उसको हम लोग बोलते हैं फोटो सेंसिटिव सरफेस। क्या बोलते हैं उसको, फोटो सेंसिटिव सरफेस। द सरफेस विच इमिट इलेक्ट्रॉन्स व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी मतलब सुटेबल एनर्जी इज इंसिडेंट इज नोन एज फोटो सेंसिटिव सरफेस, गुड। तो याद रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन फोटॉन्स of suitable frequency मतलब suitable energy is incident on a metal surface, what are emitted, electrons, and the surface which emits electron is known as photosensitive surface, and the effect is called as photoelectric effect. Okay, the phenomena of emission of electrons from कहाँ से, from a metallic surface when radiation of suitable frequency is incident on it is known as photoelectric effect. The phenomena of emission ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इस इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे हम लोग, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए ड्यू टू फोटॉन्स, तो इनको क्या बोलेंगे आगे आके, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सो फेनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटालिक सरफेस व्हेन फोटॉन्स ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बहुत ग्राफिकली समझना है तो वेरी सिंपल, यू हैव इंसिडेंट लाइट दैट इज फोटॉन्स, राइट, और ये फोटॉन्स का एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स पर, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, सो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, गुड। एंड दिस इज अ मेटालिक सरफेस विच इज कॉल्ड एज फोटो सेंसिटिव सरफेस। इसी को आगे जाके मैं बोलने वाला हूँ इमिटर प्लेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इमिट करने वाला है। तो नाउ वी विल लुक एट अ सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्योंकि अब देखो बेसिकली बात ऐसी है कि वो एक्सीडेंटल डिस्कवरी था, गुड। एक्सीडेंटली ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट के इन बिटवीन वो एक्सीडेंटल डिस्कवरी था, बट अब हमको पता है, क्या पता है कि एक मेटल सरफेस से अगर सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट हो तो क्या इमिट होता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हमको अगर एक्सपेरिमेंटली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करना है तो उसके लिए कुछ सेटअप चाहिए। तो पहले सेटअप को अच्छे से समझ लो। तो दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसमें क्या क्या है तुम अच्छे से नोटिस करो। देखो सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट तो चाहिए, लाइट से फोटोन आएंगे तब जाके वो किसी सरफेस पे इंसिडेंट होंगे, और ये सरफेस पे इंसिडेंट होंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। इसलिए कौन है, फोटो सेंसिटिव प्लेट, जिसको क्या बोलते हैं, इमिटर प्लेट। अब इलेक्ट्रॉन दिखते तो है नहीं, लाइट इंसिडेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन इमिट हुए नहीं, हमको कैसे पता लगेगा। इसलिए जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसको कलेक्ट भी करना पड़ेगा। वो कौन करेगा, कलेक्टर प्लेट, गुड। अब कलेक्टर प्लेट ने इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट किया, हमको कैसे पता लगेगा, तो हम इसको सर्किट में भेज के करंट मेजर करेंगे। रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन कैन गिव यू करंट। तो व्हाट वी डू इज, देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट, देयर इज एन इमिटर प्लेट, मैं सब बताऊंगा डिटेल में, देन देयर इज अ कलेक्टर प्लेट, देन देयर इज अ सर्किट इन विच यू हैव अ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर क्यों, क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो करंट है वो बहुत स्मॉल होता है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितना करंट जनरेट कर रहे हैं, करंट जनरेट हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए थे, इसलिए वो कलेक्टर प्लेट तक गए थे, इसलिए वो सर्किट में आए, इसलिए करंट मिला। तो कौन चाहिए, माइक्रोमीटर, गुड, पक्का। और बाकी सब बताता हूँ साथ साथ में। और ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, इवैक्यूएटेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवैक्यूएटेड, वैक्यूम। तो हमने क्या किया, इस ग्लास ट्यूब में से सारा गैस पहले ही बाहर निकाल दिया। अब वो क्यों किया बताओ, कोलिजन्स। अगर यहाँ बीच में गैस होता तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो निकलते, लेकिन कलेक्टर प्लेट तक आते आते पहले ही कोलिजन हो गए होते, और कोलिजन में उनका एनर्जी लॉस हो जाता, तो यहाँ से लाइट जनरेट हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ये एब्जॉर्ब हो सकता है। इसके लिए हमने पहले से क्या कर लिया है, इसको इवैक्यूएट, तो इवैक्यूएटेड हो। सो इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। और देयर इज अ क्वार्ट्ज विंडो। अब क्वार्ट्ज विंडो क्या है, क्वार्ट्ज विंडो से फोटॉन्स अंदर एंटर करेंगे लेकिन बाहर नहीं जा सकते। अब बोलोगे बाहर जाएंगे क्यों,
बाहर मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से जा सकते थे, तो हमने क्या किया, एक बार लाइट इंसिडेंट हुआ, लाइट दिस ओनली यू कैन से इनकमिंग, देयर इज नो आउटगोइंग. सो क्वाड विंडो सर्व्स एज वन वे, लाइट कैन ओनली गो इनसाइड बट कैन नॉट कम आउटसाइड. गुड. एंड देन यहाँ पे एक कम्यूटेटर की है, वो भी सब बताऊंगा उसका काम क्या है. देन देयर इज अ वोल्ट मीटर ऑल्सो. अभी वोल्ट मीटर का क्या काम है बताता हूँ तुमको. और नीचे तुम देखोगे तो पोटेंशियल सोर्स है. पोटेंशियल सोर्स का काम क्या है वो भी बता देता हूँ. ये जो प्लेट है इमीटर और ये जो प्लेट है कलेक्टर, इसमें से एक एनोड है एक कैथोड है. तो इन दोनों के अक्रॉस हम वोल्टेज लगाते हैं कुछ. अब वो वोल्टेज क्या लगाते हैं वो सब बाद में एक एक करके देखेंगे. पर रिमेंबर वी अप्लाई सर्टन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इमीटर प्लेट एंड कलेक्टर प्लेट. टू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस वी नीड अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल. और ये वेरिएबल सोर्स है, मतलब आई कैन चेंज द पोटेंशियल. तो कितना पोटेंशियल, क्योंकि मैं पोटेंशियल चेंज करूंगा तो कितना पोटेंशियल अप्लाई हुआ वो रीड करने के लिए क्या चाहिए, वोल्ट मीटर. और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाया होता है. गुड. एंड देयर इज अ माइक्रोमीटर टू मेजर द करंट. और बाय द वे क्योंकि ये करंट जनरेट होगा ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो इस करंट को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट. क्या बोलेंगे इसको? गुड. तो ओवरऑल इट हैज़ अ सोर्स, इट हैज़ अ इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब विच हैज़ अ क्वार्ट्ज विंडो. इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में देयर इज एन इमीटर प्लेट, देयर इज अ कलेक्टर प्लेट, then there is a commutator key, there is a microammeter, there is a voltmeter, and there is a variable voltage source, potential source. So it consists of an evacuated glass tube with a quartz window containing a photosensitive metal plate known as emitter plate E and another plate, metal plate, collector plate C. Okay, there is a source of radiation S and voltage source. Emitter and collector plates are connected by a variable voltage source which generates a potential difference between these two plates. Okay, then of course commutator key. अब एक commutator key क्या होता है? It is arrangement of certain keys. यहाँ पे देख रहा होगा ये सब की अरेंजमेंट है. अब होता क्या है, नॉर्मली थोड़ा अच्छे से सुन लेना, नॉर्मली हम लोग इमिटर प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल पे रखते हैं या तो जीरो पोटेंशियल पे रखते हैं. आइडियली स्पीकिंग पूरे एक्सपेरिमेंट में हम लोग जीरो पोटेंशियल पे रखेंगे किसको, इमिटर को, और कलेक्टर को रखते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल पे. लेकिन सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूँ मैं, समझने के लिए समझ लो अच्छे से. ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है. इमिटर नेगेटिव क्यों है और कलेक्टर पॉजिटिव क्यों है उसका भी लॉजिक है. इमिटर प्लेट इमिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, कलेक्ट कौन कर रहा है, कलेक्टर. तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो ही तो इलेक्ट्रॉन्स इसके तरफ अट्रैक्ट होंगे ना. इसके लिए नॉर्मली कलेक्टर प्लेट इज एट हायर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू इमिटर प्लेट. लेकिन कभी कभी टू स्टडी सम फेनोमेना हम लोगों को पोलैरिटी को उल्टा करना पड़ सकता है. मतलब हमको कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव रखना पड़ सकता है और इमिटर प्लेट को पॉजिटिव करना पड़ सकता है. गुड. तो उसके लिए ये कम्यूटेटर की अरेंजमेंट है. तो कम्यूटेटर की में सिर्फ की चेंज कर दोगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव, ये बन जाएगा पॉजिटिव. तो कम्यूटेटर इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ कीज which are used to change the polarity of voltage between emitter and collector. Clearly mention किया polarity of voltage. Okay, and I will share this PPT with you. बहुत काम का है, जितना PPT में है उतना more than enough है for you. Notes भी precise है but उससे ज़्यादा precise फिर ये है. Okay, then voltmeter. Of course as I told you कि हम लोगों ने इमीटर और कलेक्टर प्लेट के बीच में एक वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स लगा के रखा है. तो पोटेंशियल मतलब वोल्टेज की वैल्यू कितनी है वो मेजर करने के लिए चाहिए वोल्टमीटर. सो इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इमीटर एंड कलेक्टर प्लेट. एंड लास्टली माइक्रोएमीटर एक्चुअली. So you can actually say it is a galvanometer also, because if you remember galvanometer is current sensitive device which measures in the range of microampere. So it measures the photoelectric current in the circuit. गुड. तो इन टोटल ये 6 कंपोनेंट्स याद रखना. क्या था पहला कंपोनेंट, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब. फिर क्या था, सोर्स. उसके बाद क्या था, वोल्टेज सोर्स. उसके बाद क्या है कम्यूटेटर की. फिर क्या है, वोल्ट मीटर. एंड देन यू हैव एमीटर. एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस वोल्ट डायग्राम इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स. तो वर्किंग के लिए डायग्राम तुमको पता होना ही चाहिए. इट्स वेरी सिंपल. पहले सोर्स से लाइट इंसिडेंट होगा किस पे, इमिटर प्लेट पे. और अगर इस सोर्स में जो लाइट आ रहा है उसके पास सफिशिएंट एनर्जी है तो वो इस इमिटर प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करेगा और इमिटर प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट के पास कलेक्ट होंगे. फिर वहाँ से सर्किट में जाके क्या मिलेगा, करंट. सो द होल आइडिया इज दैट लाइट द फोटॉन्स इज मेड टू फॉल
on the surface of metal plate E. And electrons are ejected. कहाँ से eject होंगे? Of course from the metal through its surface. But remember, electrons हर बार नहीं emit होते. Electrons emit कब होते हैं? If the energy of the photons is greater than the energy required by the electrons to free from the surface of metal. और ये जो एनर्जी है इसको एक नाम भी आगे देखोगे, वर्क फंक्शन. क्या बोलते हैं इसको? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू फ्री इटसेल्फ फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन. वो आगे आएगा. तो इफ़ द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स इज ग्रेटर देन द एनर्जी, फोटॉन्स के पास एनर्जी should be greater than the energy required by electron to free from the surface. तो only in that case electrons are emitted from the surface. These electrons, जिसको अभी मैं बोलूँगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स ने इमिट करवाया इसलिए फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड बाय द कलेक्टर प्लेट सी. ओके, देन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आए हैं, नीट में भी आए हैं, जेई में भी आया, ग्राफिकल क्वेश्चंस आए हैं. तो वी विल स्टडी व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट. अब एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशंस, इफ़ यू गो टू कॉलेज, विच आई हाईली डाउट यू गो टू कॉलेज, बट 10th स्टैंडर्ड तक तो तुमने स्कूल में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, या फिर 11th में भी किए होंगे, गए होंगे तो, या 12th में किए होंगे. नॉर्मली एक्सपेरिमेंट से कोई भी प्रिडिक्शन या कंक्लूजन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ग्राफ प्लॉट करते हैं. ग्राफ प्लॉट करने के लिए तुम एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा. मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट तुमको बताता हूँ, इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट. लेट अस से आई गिव यू लिक्विड, उसको मैंने रखा हुआ है हीटर के ऊपर, एंड उसमें एक थर्मोमीटर है, एंड आई टेल यू टू मेजर टेम्परेचर आफ्टर एवरी 5 सेकेंड. तो तुम 2 कॉलम बनाओगे ना, 0, 5, 10, 15, हर 5 सेकेंड बाद क्या मेजर करोगे? टेम्परेचर. और ये टाइम और टेम्परेचर का प्लॉट कर दोगे ग्राफ. तो यहाँ पे भी ये भी एक एक्सपेरिमेंट है. तो एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस हम लोग पहले तो ऑब्जर्वेशन लेंगे एंड देन विल मेक अ ग्राफ. तो जब व्हेन यू टेक मेजरमेंट्स, जैसे मैंने बोला कि टाइम तुम वेरी कर रहे हो और तुम टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, कीपिंग ऑल अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट. तो यहाँ पे भी हम ग्राफ प्लॉट करते वक्त 2 हमको पैरामीटर लगने वाले हैं, एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे. लेकिन यहाँ पे पैरामीटर्स विच आर इन्वॉल्व, you have what you can change in the experiment. थोड़ा लॉजिकली सोचो, इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चेंज कर सकते हो. नंबर 1, कैन आई चेंज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सोर्स? यस. अगर मैं फ्रिक्वेंसी चेंज करता हूँ तो फोटोन का एनर्जी चेंज होगा, E = h0. तो पहला वेरिएबल कौन है? फ्रिक्वेंसी ऑफ द सोर्स. नंबर 2, कैन आई चेंज द इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी? What do you mean by intensity? Intensity. Energy, yes, but not exact. What is intensity? मैं अगर आपको 2 सोर्स ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स, वेरी गुड. अगर मैं आपको 2 सोर्स ऑफ लाइट देता हूँ, ऑफ कोर्स नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम, तुम दोनों ने पर यूनिट टाइम बोला नहीं. इफ़ आई गिव यू 2 सोर्सेस, एक थोड़ा ब्राइट है और एक थोड़ा सा डिम है, काइंड ऑफ फेंट, राइट. तो हम बोलते हैं ना कि ये जो ब्राइट सोर्स है इसका इंटेंसिटी ज़्यादा है, मतलब इट इज़ इमिटिंग मोर एनर्जी पर यूनिट टाइम. अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है, आगे हो सकता है, इसलिए पहले से क्लियर कर लो. देखो, जब तुम बोलते हो इंटेंसिटी ज़्यादा है तो तुम बोलते हो एनर्जी पर यूनिट टाइम ज़्यादा है, राइट. विच मीन्स 2 थिंग्स, विच कुड मीन 2 थिंग्स. उसमें से एक सही एक गलत है. व्हेन आई से एनर्जी पर यूनिट टाइम ज़्यादा है तो तुमको तो लगेगा कि फोटोन का एनर्जी बढ़ गया, क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है? h0. एनर्जी बढ़ना सोर्स का मतलब इंटेंसिटी बढ़ना, मतलब फोटोन का एनर्जी बढ़ना हो सकता है, लेकिन वैसा नहीं है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ना होता है वो. तो what I can change is the number of photons emitted per unit time. Intensity can be increased by increasing the number of photons per unit time. Imagine पहले इस सोर्स में से 100 photons आ रहे थे पर सेकेंड, अभी 1000 आ रहे हैं, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? 10 times. रिमेंबर, तो पहला पैरामीटर इज फ्रिक्वेंसी.
मैं वापस बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी चेंज करना मतलब हर एक फोटोन का एनर्जी चेंज करना। गुड। इंटेंसिटी चेंज करना मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज करना, लेकिन हर एक फोटोन का एनर्जी सेम है। और ये तुमको आगे जाके ग्राफ में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए पहले से ही क्लियर रखो। तो आई कैन चेंज फ्रीक्वेंसी, आई कैन चेंज इंटेंसिटी, एंड आई कैन चेंज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इमिटर प्लेट एंड कलेक्टर प्लेट। तो 3 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। गुड, राइट। हम ग्राफ एक्सपेरिमेंट से ग्राफ प्लॉट करते वक्त एक एक्स एक्सिस पे समथिंग वी कीप एंड वाई एक्सिस पे समथिंग वी कीप। अल्टीमेटली मैं इंटेंसिटी चेंज करूँ या मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करूँ या फिर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इमिटर एंड कलेक्टर प्लेट चेंज करूँ, लेकिन मैं मेजर क्या कर रहा हूँ? करंट। तो वाई एक्सिस विल ऑलवेज बी फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके आगे जो भी ग्राफ एक्सेप्ट फॉर वन, एक ग्राफ छोड़ के जो भी ग्राफ हम प्लॉट करेंगे उसमें वाई एक्सिस पे क्या दिखेगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और एक्स एक्सिस पे हम या तो फ्रीक्वेंसी प्लॉट करेंगे, और अगर मैं फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर रहा हूँ तो मुझे बाकी 2 पैरामीटर कांस्टेंट रखने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास 2 ही एक्सिस है। एक एक्सिस किसने ऑक्यूपाई करके रखा है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बचा एक्स एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस पे मैं फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर रहा हूँ मतलब मैं पोटेंशियल डिफरेंस प्लॉट नहीं कर सकता, मतलब मैं इंटेंसिटी भी प्लॉट नहीं कर सकता। तो रिमेंबर, out of 3 parameters we will keep 2 constant and vary the third one। तो जब फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर रहे हो तो क्या क्या कांस्टेंट है? इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर रहा हूँ तो इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, एंड इफ आई एम प्लॉटिंग इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा उसको याद रखोगे तो ग्राफ समझेंगे। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, लुक, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। Effect of frequency मतलब very clear that we will change frequency now and we will keep intensity and potential। अब थोड़ा सा और लॉजिकली समझ लो। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, नॉर्मली ऐसा बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम एमीटर को 0 वोल्ट पर रख देते हैं। कितने वोल्ट पे? 0। तो इसका वोल्टेज हमेशा 0 है। और हम लोग चेंज सिर्फ किसको करते हैं पता है? कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को। इसलिए ग्राफ प्लॉट करते वक्त या ऑब्जर्वेशन में कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड यूज ही नहीं होगा, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, क्योंकि हम एमिटर प्लेट के पोटेंशियल को चेंज कर ही नहीं रहे, हम उसको 0 रख देते हैं। हम चेंज किसको कर रहे हैं? कलेक्टर प्लेट। तो अब इसके आगे इंस्टेड ऑफ सेइंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर, आई विल बी सेइंग कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। ये बहुत बहुत फंडामेंटल चीज़ है, लेकिन अच्छों को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि तुमने एमिटर प्लेट के पोटेंशियल को 0 कर दिया। अब मैं सिर्फ कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को चेंज करूंगा, या तो पॉजिटिव करूंगा या फिर कम्यूटेटर की हेल्प से उसको नेगेटिव करूंगा। गुड। तो इमिटर प्लेट विल ऑलवेज बी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स 0 पोटेंशियल, एंड व्हाट वी विल बी वेयरिंग इज कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। तो व्हेन यू स्टडी इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट, तो वाई एक्सिस पे क्या है? करंट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट। और एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे? फ्रीक्वेंसी। क्या क्या कांस्टेंट है? कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी। तो देखो, अब ये ग्राफ समझाता हूँ, लेकिन पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अ सुटेबल पॉजिटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड टू द कलेक्टर प्लेट सी। मैंने पहले ही बोला था कि हम लोग नॉर्मली कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है। तो हमने इमिटर प्लेट को 0 पोटेंशियल पे रख दिया और कलेक्टर प्लेट को एक सूटेबल पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया, जो भी देना होगा 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, लेकिन वो कांस्टेंट है। सो रिमेंबर, अ सूटेबल positive potential is applied to collector plate C and the intensity of light is kept constant. Okay, और अब हम चेंज किसको कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी को। गुड। देन रिमेंबर, emitter plate is at 0, collector plate is at positive potential, intensity is kept constant. Now we are slowly increasing frequency. Increasing frequency means increasing the energy of photon। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिफाइन करते वक्त ही मैंने बोला, रिमेंबर, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन द प्लेट देन इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। क्योंकि मैं एग्जांपल देता हूँ, लेट अस से, जिसको हमने वर्क फंक्शन बोला था, दैट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू फ्री फ्रॉम द मेटल सर्फेस। लेट अस से इलेक्ट्रॉन को मेटल सर्फेस से फ्री होने के लिए 10 EV का एनर्जी चाहिए। और रिमेंबर, इस पूरे चैप्टर में जूल में बात ही नहीं होने वाली। We will be talking in terms of electron volt. That is also unit of energy. It is non-SI unit, but it is unit of energy. Imagine work function की value, मतलब energy required for electron to free from metal surface 10 eV है।
एंड लेट अस से जो इनकमिंग फोटोन है उसका एनर्जी 5 eV है, नो इमिशन, क्योंकि फोटोन डू नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी. देन आई इंक्रीज द एनर्जी ऑफ फोटोन. बट हाउ डू आई इंक्रीज एनर्जी ऑफ फोटोन? बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, क्योंकि E इक्वल्स टू H. मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, अभी 7 eV हो गया, इमिशन होगा नहीं. मैंने और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, एनर्जी बढ़ गया फोटोन का, 9 हो गया, होगा नहीं. आई इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी फर्दर सो दैट द एनर्जी ऑफ फोटोन इज नाउ 10 eV. होगा? यस, क्योंकि नाउ द फोटोन हैज जस्ट इनफ एनर्जी टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस. और ये जो फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे इमिशन जस्ट स्टार्ट हुआ उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. क्या बोलते हैं? तो वो थ्रेशोल्ड को डिनोट करते हैं नू जीरो से. ओके, गुड. तो इट इज ऑब्जर्व दैट नो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक तुमको करंट की वैल्यू मिलने ही नहीं वाली है. कहाँ से मिलेगी? जब फोटोन के पास एनर्जी था नहीं, इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ नहीं, तो इमीटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकला नहीं तो कलेक्टर प्लेट तक पहुंचा नहीं, कलेक्टर प्लेट तक पहुंचा नहीं तो सर्किट में गया नहीं, सर्किट में गया नहीं तो करंट आएगा क्या? नहीं. तो इसलिए इट इज ऑब्जर्व दैट नो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज रिकॉर्डेड टिल अ सर्टन मिनिमम फ्रीक्वेंसी नू जीरो इज रीच्ड. द फ्रीक्वेंसी एट विच द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट इमिटेड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जस्ट. ये फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन जस्ट इमिट हो रहे हैं, पहली बात तो इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. नंबर 2, ये जो इमिटर प्लेट है उसके मटेरियल पे भी डिपेंड करता है. तो कौन सा मेटल तुमने यूज़ किया उस पर भी डिपेंड करेगा. तो इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइप ऑफ मटेरियल. तो फॉर डिफरेंट मेटल्स इट विल बी डिफरेंट. इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था आपको कि रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एटम्स पे डिपेंड करता है और एटम के टाइप पे डिपेंड करता है. तो मतलब वो डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ metals पे. Good. Then threshold frequency, the minimum frequency of incident radiation at which photoelectrons are just emitted is known as threshold frequency. और इसके आगे उसको हम हमेशा बोलने वाले हैं नू जीरो. Good. Then there is no emission of photoelectrons जब तक threshold frequency नहीं होता है, मतलब जब तक threshold frequency नहीं आता तब तक there is no emission of photoelectrons. तो there is no emission of photoelectrons if frequency is less than threshold. आप देखो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है? इनवर्स. तो अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो इमिशन होगा क्या? नहीं. और अगर वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा है तो इमिशन होगा क्या? नहीं, क्योंकि रिलेशन क्या होता है? इनवर्स. वेयर लैम्डा जीरो इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. तो मैंने इसलिए आज स्टार्टिंग में बता दिया कि यू मस्ट नो एज the wavelength increases, frequency decreases and vice versa. Good. So remember, for any frequency which is less than threshold frequency there is no emission. और अगर वेवलेंथ के टर्म में लिखना हो, क्योंकि क्वेश्चन आए हैं, नीट में भी आए हैं, CET में भी आए हैं, JEE में भी आए हैं, आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के जगह पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछ लिया और उल्टा लिख के आ गए. इनवर्स रिलेशन होता है. देयर इज नो इमिशन इफ द फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इफ द वेवलेंथ इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. यहाँ तक क्लियर? गुड. और ये नॉन लीनियर है. एक बार थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गया, नाउ यू आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इंक्रीजिंग, करंट इज इंक्रीजिंग एंड दिस बिहेवियर इज नॉन लीनियर. इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. होपफुली यहाँ तक यू डोंट हैव एनी डाउट्स. तो व्हाट आर वी प्लॉटिंग ऑन अलॉन्ग वाई एक्सिस? And in the first observation when we were checking the effect of frequency on photoelectric current, x axis पे क्या प्लॉट किया? फ्रीक्वेंसी. और क्या क्या कांस्टेंट रखा? कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी. वो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इंटेंसिटी एंड कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल कांस्टेंट. गुड. देयर इज नो फोटोइलेक्ट्रिक करंट until a certain minimum frequency is reached and that minimum frequency is called as threshold frequency. सेकेंड है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट. अब ये थोड़ा अच्छे से समझ लेना. एज यू सेड, इंटेंसिटी इज नंबर ऑफ फोटॉन्स. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर तुमने इंटेंसिटी को ऐसा इमेजिन कर लिया, ऑफकोर्स इंटेंसिटी ऑल्सो मीन्स इंक्रीज इन एनर्जी. इंटेंसिटी बढ़ना मतलब एनर्जी बढ़ना. दैट इज ऑल्सो करेक्ट, राइट? करेक्ट. अभी देखो, एनर्जी बढ़ने के दो तरीके हो सकते हैं, एज आई टोल्ड यू. या तो मैं नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दूँ, पहले 10 थे अभी 100 कर दिए, 100 थे 1000 कर दिए. या फिर मैं हर एक फोटोन का एनर्जी बढ़ा दूँ, मतलब फोटोन 10 थे 10 ही है
लेकिन एनर्जी बढ़ गया। एनर्जी बढ़ना मतलब क्या बढ़ना? फ्रिक्वेंसी, वो तो देख लिया ना। तो रिमेंबर नाउ व्हेन यू से इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट मीन्स दैट वी आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब बिफोर आई कम टू ग्राफ, लेट्स टॉक लॉजिकली। इंटेंसिटी जीरो मतलब जीरो फोटॉन्स, ना फोटोन आया, ना मेटल सरफेस पे गया, ना इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, ना वो कलेक्टर प्लेट के पास गया, ना वो सर्किट में इलेक्ट्रॉन गया, ना ही करंट मिला। तो जीरो इंटेंसिटी, जीरो करंट। ओके, अब जस्ट टू कीप इट सिंपल, इमेजिन इंटेंसिटी वन मतलब वन फोटोन इज इमिटेड। ऐसा होता नहीं है, वन इंटेंसिटी मतलब बिलियंस ऑफ फोटॉन्स होते हैं, बिलियंस, नॉट इवन मिलियंस, बिलियंस। लेकिन अपने समझने के लिए इमेजिन इंटेंसिटी इज वन मतलब वन फोटोन इज इमिटेड, सो वन फोटोन इज इंसिडेंट। और रिमेंबर ये जो फोटोन है इसके पास सफिशिएंट एनर्जी है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है। इसका मतलब ये फोटोन इंसिडेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? कलेक्टर प्लेट के पास, तो करंट में कितना मिला? वन। सिर्फ समझने के लिए मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, देयर इज़ नो अदर पर्पस फॉर दैट। ऐसा एग्जाम में मत लिख के आना वन इंटेंसिटी वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन वन करंट, ऐसा नहीं होता है। इफ आई से टू इंटेंसिटी टू फोटॉन्स टू इलेक्ट्रॉन्स, करंट इज टू, थ्री। तो ग्राफ पे कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दैट इज़ वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट। वो सब मैं बाद में रीड करता हूँ तुम्हारे लिए, पहले इसको देख लो। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, एंड व्हेन यू से कि वी विल स्टडी द वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी, क्या क्या कांस्टेंट रखोगे तुम? फ्रीक्वेंसी एंड कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, बट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हैज़ टू बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो तुम कितना भी इंटेंसिटी बढ़ाओ, करंट मिलने नहीं वाला है, क्योंकि ईच फोटोन डू नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू नॉक आउट electrons. So remember, the collector plate C is maintained at fixed positive potential. Collector plate is fixed, constant, with respect to emitter plate E, क्योंकि emitter plate zero potential था. The frequency of the incident radiation is also kept fixed. Frequency भी fixed है, but remember the incident frequency must be greater than or equal to threshold frequency. It is found that the photoelectric current increases linearly with increase in the intensity of incident light. More the intensity, jago, wake up. So more the intensity, which means more the number of photons, which means more electrons are emitted, which means more electrons are collected by collector plate, which means more is the current. So it is found that the photoelectric current increases linearly with an increase in the intensity of incident light. Okay, so this implies that increasing the intensity of light increases the number of photons per unit time, but the energy of each photon remains constant. वो तो पहले ही बता चुका हूँ मैं तुमको। Is that clear? अब तीसरे की बारी है, क्या चेंज करेंगे? कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। तो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। अब क्या क्या कांस्टेंट रखेंगे हम लोग? क्या? फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, एंड फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे जो ग्राफ है वो एक नहीं, वो तीन अलग अलग ग्राफ है। आपको नोट्स में मैंने शायद दो दिए हैं, तीसरा मैं अभी समझाऊंगा यहाँ पे। एंड ये थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि दिस इज़ नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पे तुमको इन डिटेल पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिमाग में रखना है, एंड यू हैव टू इमेजिन कि व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड दैट ट्यूब। गुड। तो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बोथ आर केप्ट कांस्टेंट एट सुटेबल वैल्यू। थ्रेशोल्ड नहीं, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बोलना चाहिए था, ठीक है। तो incident frequency which is greater than threshold frequency and intensity are kept constant. अब थोड़ा सा इमेजिन करो, नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं ऑन द एमिटर प्लेट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए फ्रॉम द एमिटर प्लेट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वो कहाँ जाएंगे? कलेक्टर प्लेट। लेकिन नाउ रिमेंबर, ये भी जीरो वो भी जीरो, एमिटर प्लेट जीरो, कलेक्टर प्लेट जीरो, पोटेंशियल जीरो जीरो। व्हाट डू यू थिंक, ये जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए हैं वो कलेक्टर प्लेट तक जा पाएंगे कि नहीं? देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, रिमेंबर।
और चार्ज पार्टिकल को एक्साइट करवा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस लगता है। इमिटर प्लेट 0, कलेक्टर प्लेट 0 पोटेंशियल। व्हाट डू यू थिंक? एक भी इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं? सम, गुड। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो करंट क्या मिलेगा? 0। तो जब कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल 0 था, हमको करंट कितना मिलना चाहिए था? 0। ऐसा नहीं होता है। एज यू सेड सम ऑफ देम गो, वाई? उनकी मर्जी थी इसलिए चले गए। एनर्जी, वन थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट वन पैरामीटर, दूसरा नहीं बात की तुमने। चलो अब सब ध्यान दो वापस। इसलिए मैंने तुमको पहले से ही बोला है, यू हैव टू in this particular case keep the experimental setup in mind and also increase your level of imagination now. अगर मैं फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा रखता हूँ, देखो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी पे फोटोन के पास सिर्फ उतना एनर्जी होता है जितना इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल 10 eV। लेकिन इमेजिन कि हमारे पास जो फोटोन है उसका एनर्जी 12 eV है, तो 12 में से 10 यूज़ हो गया टू फ्री द इलेक्ट्रॉन, बचा और 2 कहाँ गया? इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक चीज़ है, सिर्फ ये नहीं है, और भी है, और भी 2 फैक्टर है, टोटल 3 फैक्टर होते हैं। तो नंबर 1, इलेक्ट्रॉन्स मे हैव काइनेटिक एनर्जी। नंबर 2, एक्चुअली जो फोटॉन्स आ रहे हैं, जो पार्टिकल जैसे बिहेव कर रहे हैं, उनका कोलिजन आइडियली स्पीकिंग जो सरफेस के एटम्स है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके साथ ही हो जाना चाहिए था। मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से इमिट होना चाहिए थे? राइट फ्रॉम द सरफेस। लेकिन सम टाइम्स रिमेंबर दिस इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, फोटोन आया, मे बी इलेक्ट्रॉन से कोलिजन हुआ ही नहीं, तो फोटोन थोड़ा सा अंदर गया मटेरियल में। तो इट मे हैपन दैट नॉट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग फ्रॉम द सरफेस, some of the electrons are coming from slightly inside, not well inside but slightly inside। तो मटेरियल के थोड़े से अंदर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो जब मटेरियल के अंदर से इलेक्ट्रॉन सरफेस तक आएगा तो उसको बाकी इलेक्ट्रॉन्स का या बाकी एटम्स का रिपल्शन फेस करना पड़ेगा। नाउ इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन विल लूज इट्स एनर्जी स्लाइटली। इसका मतलब जो सरफेस से इमिट हुआ है उसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, और जो थोड़ा अंदर से आ रहा है उसके पास कम है। ये दूसरा फैक्टर है, ये 2 याद रखना। पहला, इलेक्ट्रॉन्स में हैव काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जो फोटोन का एनर्जी था वो रिक्वायर्ड एनर्जी से ज़्यादा है, तो जो बचा एनर्जी इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नंबर 2, द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रियली इमिटेड फ्रॉम द सरफेस ओनली, दे आर ऑल्सो इमिटेड फ्रॉम स्लाइटली इनसाइड। तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड डू नॉट हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। नंबर 3, अब वो जो इमिटर प्लेट है, अब मुझे बार बार वो डायग्राम पे जाना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू गो एंड शो दिस डायग्राम अगेन एंड अगेन। अब यहाँ पे 0 पोटेंशियल, यहाँ पे भी 0 पोटेंशियल, लेकिन यहाँ पे फोटॉन्स तो आते ही जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की गर्दी हो गई, क्राउडिंग, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। देखो, एक तो इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी है, नंबर 2 सबके पास सेम भी नहीं है, लेकिन है, किसी के पास 0.5 भी होगा, किसी के पास 1 होगा, किसी के पास 1.5 होगा, बट है। ऊपर से इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्राउडिंग हो गया, जिसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हो। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? रिपल्शन, धक्का धुक्की, गो अवे, सब नेगेटिव है ना। ओके, आई डोंट लाइक यू, गो अवे, गुड। तो इस रीज़न से सम इलेक्ट्रॉन्स, इवन दो कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल भी 0 था, लेकिन ड्यू टू द म्यूचुअल रिपल्शन एंड सिंस इलेक्ट्रॉन्स में हैव काइनेटिक एनर्जी, मतलब दे हैव वेलोसिटी, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो सम इलेक्ट्रॉन्स विल स्टिल रीच द कलेक्टर प्लेट। इसका मतलब इवन एट 0 कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल देयर विल बी सम करंट। तो 0 कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल डज नॉट मीन करंट इज 0, यू स्टिल हैव सम करंट, ये याद रखना। नाउ रिमेंबर, if I start increasing the positive potential of collector plate, वापस आ जाते हैं पे, अभी तुमको थोड़ा समझ में आ गया तो अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो मेरे को। अगर मैं अब कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को स्लाइटली पॉजिटिव करता हूँ, 1 वोल्ट कर दिया, +1, what do you think will happen? More electrons per unit time will reach, right? तो जैसे 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 हम लोग क्या बढ़ाएंगे कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल, वैसे से करंट बढ़ेगा, एक स्टेज पर के सैचुरेट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों होगा कांस्टेंट?
इंटेंसिटी कांस्टेंट है, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स जो प्लेट पे इंसिडेंट हो रहे हैं वो कांस्टेंट है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं वो भी कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल इंटेंसिटी 10 है, 10 फोटॉन्स आए, पहले था 0 वोल्टेज, तो मान लो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, मैंने 1 वोल्ट कर दिया, अब 3 पहुंचे, 2 वोल्ट कर दिया, 5 आ गए, 3 वोल्ट कर दिया, 8 आ गए, 5 वोल्ट कर दिया, 10 आ गए, राइट, करेक्ट। अब तुम कितना भी वोल्टेज बढ़ाओ, इलेक्ट्रॉन जनरेट कितने हो रहे हैं, बिकॉज इंटेंसिटी इज कांस्टेंट, तो यू रीच अ सैचुरेशन। गुड, अब उसके आगे का बताता हूँ, पहले इतना देख लेते हैं। सो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, मतलब फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी आर केप्ट कांस्टेंट। अब द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर प्लेट C is slowly, gradually increased, and the resulting photoelectric current is measured. It is found that photoelectric current increases with increasing potential. At some stage, for certain positive potential of the plate C, all the emitted electrons are collected by the plate C and the photoelectric current becomes maximum. इसको बोलते हैं saturation. क्या बोलते हैं इसको? Saturation. अब if we increase the positive potential of the plate C further, the photoelectric current does not increase. The maximum value of photoelectric current is called as saturation current. यहाँ तक क्लियर? अब इससे इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, कम्यूटेटर की यूज़ करके अब हम लोग कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल नेगेटिव करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने बोला था कम्यूटेटर की इज़ यूज टू चेंज द पोलैरिटी। अब तक तुम कलेक्टर प्लेट को क्या कर रहे थे, पॉजिटिव, अब क्या करोगे, अब नेगेटिव करेंगे। नाउ इमेजिन कलेक्टर प्लेट -1 पोटेंशियल पे है, हमने पहले देख लिया 0 पोटेंशियल पे कुछ ना कुछ करंट तो मिलने वाला है, सम करंट, पोटेंशियल 0 था लेकिन करंट था। अब मैं नेगेटिव करता हूँ तो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि करंट डायरेक्टली 0 हो जाएगा, होगा ना 0, ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, कलेक्टर प्लेट भी नेगेटिव, तो कलेक्टर प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास आने देगा क्या, नहीं, तो करंट शुड फॉल डायरेक्टली टू 0। ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, मैंने अभी बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड था जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, सबका एनर्जी सेम नहीं है। सम इलेक्ट्रॉन्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, मतलब कलेक्टर प्लेट के नेगेटिव पोटेंशियल को भी वो ओवरकम कर सकते हैं एंड दे कैन स्टिल रीच कलेक्टर प्लेट। अब मैं जैसे जैसे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाऊंगा वैसे वैसे कम इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, और एट अ सर्टन वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल एक भी इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पाएगा, तो करंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? तो रिमेंबर, मैं जब कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को नेगेटिव कर रहा हूँ तो डायरेक्टली करंट 0 नहीं होता है। एट अ सर्टन वैल्यू ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ collector plate potential, the current falls to 0 and that value is called as stopping potential. Okay, the commutator key is now reversed and negative potential is applied to the collector plate C with respect to plate E. The negative potential of plate C is gradually increased till the photoelectric current reduces to 0. The minimum negative, minimum क्योंकि negative side पे है इसलिए minimum बोल रहे हैं, the minimum negative potential V naught given to the plate C for which the photoelectric current stops or becomes 0 is called as cutoff or stopping potential. Good. अब ये पहले मैंने, ये तुमको शायद बुक्स में मिलेगा नहीं, आई डोंट नो मैंने दिया है कि नहीं, लेकिन टेक्स्ट बुक में से मिसिंग है वो ग्राफ। अब ये मैंने क्यों दिया, ये हम लोग पहले अच्छे से समझ लो। हमने यहाँ पे इंटेंसिटी की एक फिक्स वैल्यू ली है और फ्रीक्वेंसी की भी एक फिक्स वैल्यू ली है, राइट। और हमने सिर्फ क्या वेरी किया, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। तो जब कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को पॉजिटिव कर रहा था पहले तो 0 पे, व्हेन द कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल वाज 0, राइट, वी स्टिल हैव सम करंट। अब जैसे जैसे मैं कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल पे लेके जा रहा था तो करंट की वैल्यू बढ़ रही थी और क्या हो गया, सैचुरेशन। अब हम लोग कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल नेगेटिव कर रहे हैं, नेगेटिव करते जा रहे हैं जब तक करंट की वैल्यू क्या नहीं हुई, इसको बोल दिया रिटार्ड, नेगेटिव पोटेंशियल है ना, कट ऑफ या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल। रिटार्डिंग मतलब नेगेटिव क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स का डी एक्सेलरेशन कर रहा है, और पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेटिंग क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड बढ़ा रहा है। गुड। ये ग्राफ सिंगल फिक्स्ड इंटेंसिटी और सिंगल फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के लिए है। नाउ इमेजिन
मैंने एक बार ये एक्सपेरिमेंट कर लिया। अब मैं ऐसा करता हूँ, अब मैं इंटेंसिटी की दूसरी वैल्यू लेता हूँ और फिक्स करता हूँ। मतलब अभी भी इंटेंसिटी कांस्टेंट ही है, सिर्फ सम अदर वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी। फॉर एग्जांपल पहले 100 था, अभी 200 कर दिया और फ्रीक्वेंसी सेम रखा। मतलब पहले 100 फोटॉन्स पर यूनिट टाइम आ रहे थे, सबका एनर्जी सेम। अभी कितने आ रहे हैं? 200, सबका एनर्जी सेम। फिजिक्स है ये, वेरी इंटरेस्टिंग if and only if you are interested. This is not boring. You are boring. सॉरी, मेरे को सॉरी बोल के क्या मेरा क्या जाता है? Absolutely nothing. I have no losses. Good. ये आया तो समझ लेना कि थोड़ा बहुत साइंस करने के लिए हम कैपेबल है, नहीं तो नहीं है। ओके, गुड। क्या वो फॉर्मूला में वैल्यू डाल के कैलकुलेशन करना, वो सबको आ जाएगा, क्या बड़ी बात है। उस लेवल तक सोचना बड़ा होता है कि अरे ये ग्राफ को कैसे इंटरप्रेट करें। अब तो हमने इंटेंसिटी की एक वैल्यू फिक्स रखी थी, फ्रीक्वेंसी की एक रखी थी। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या चेंज कर रहे हैं? इंटेंसिटी। मतलब वी आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ना because you are changing intensity. What do you expect? More electrons. So what do you expect? More current. तो ग्राफ का नेचर तो यही आएगा, सिर्फ शिफ्टेड आएगा ऊपर। देखो, मैं वो रीड बाद में करूँगा। देखो ऐसा। पहली इंटेंसिटी के लिए ग्राफ का नेचर जो था सेकंड के लिए वही है, लेकिन स्लाइटली शिफ्टेड। थर्ड के लिए भी स्लाइटली शिफ्टेड, राइट। और हमने यहाँ पे इंटेंसिटी कांस्टेंट ही रखा है। बोलो कि 3 कहाँ से आ गए? भाई पहले एक इंटेंसिटी के लिए एक्सपेरिमेंट पूरा कर लिया, कंप्लीट हो गया। फिर हमने इंटेंसिटी की नई वैल्यू ली, पूरा एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। फिर तीसरी वैल्यू ली, पूरा एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। लेकिन हमने फ्रीक्वेंसी चेंज किया था? इसका मतलब क्या हमने फोटोन की एनर्जी चेंज किया था? नहीं। क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा? नहीं। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन के पास, इमेजिन इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए 10 eV चाहिए था, फोटोन के पास 12 था, तो एनर्जी कितना हुआ? 2, मैक्सिमम एनर्जी 2। अब मैंने सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ा दिया, एनर्जी इज स्टिल सेम ऑफ ईच फोटोन। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों के लिए सेम होगा। क्योंकि हियर यू आर नॉट इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, मतलब यू आर नॉट इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड है टू स्टॉप ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इज सेम, ऑल, नॉट सम, ऑल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। तो हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पिछले केस जितना ही रखा है, सिर्फ क्या चेंज कर रहे हैं हम लोग? और इंटेंसिटी ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट नहीं चेंज कर रहे हैं। यू आर कंप्लीटिंग वन एक्सपेरिमेंट एंड देन रिपीटिंग इट अगेन। ओके, तो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज केप्ट कांस्टेंट and the experiment is repeated by using intensity beams of different intensities, it is found that in all the cases stopping potential V0 remains the same as shown in figure below. Thus, for a given frequency of incident radiation, the stopping potential and the maximum kinetic energy of electrons, photoelectrons, are independent of intensity. अब ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में समझेगा कि वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। हमको जो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इसको हम थ्योरी से कंपेयर करेंगे और फिर बोलेंगे थ्योरी गलत है। क्योंकि थ्योरी के हिसाब से इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब होता है हर एक फोटोन का एनर्जी बढ़ना, और अगर हर एक फोटोन का एनर्जी बढ़ता तो हर एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ता। अगर हर एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ता, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ना मतलब थ्योरी के हिसाब से, क्लासिकल थ्योरीज के हिसाब से, इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी मीन्स इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी में फोटॉन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। गुड, विच वुड मीन इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ना, विच मीन स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ना, यहाँ तो सेम ही मिल रहा है। तो ये जो क्लासिकल थ्योरी था उसका कॉन्ट्रडिक्शन में है, इसलिए नया थ्योरी आया बाद में। गुड, अब हम पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट एक फिक्स्ड इंटेंसिटी पे करेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज करते जाएंगे। तो पहले हमने एक इंटेंसिटी एक फ्रीक्वेंसी लिया, फिर हमने एक फ्रीक्वेंसी 3 इंटेंसिटी लिए, अब हम लोग एक इंटेंसिटी 3 फ्रीक्वेंसी लेके देखेंगे। तो इट इज़ सीन दैट कि सैचुरेशन सबके लिए सेम मिल रहा है करंट, लेकिन हायर द फ्रीक्वेंसी
हायर इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि हायर द फ्रिक्वेंसी मतलब हायर इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, इसका मतलब हायर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। इसका मतलब ये होता है दैट हायर शुड बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो सामने वाला जो प्लेट था नेगेटिव पोटेंशियल पे, कलेक्टर प्लेट, उसको और भी नेगेटिव करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए यू हैव टू इंक्रीज नेगेटिव पोटेंशियल। द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल स्टडीड, आपने देख लिया, बाय एडजस्टिंग द सेम इंटेंसिटी एट वेरियस फ्रीक्वेंसीज। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे हम लोग करेंगे अब। द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल बट सेम वैल्यूज ऑफ सेचुरेशन करंट आर ऑब्टेन फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ओके, तो ये ग्राफ देख लो पहले आप। यू सी nu3 ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा है। nu2 इज लेस देन nu3 तो फ्रीक्वेंसी कम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है, सो ऑन सो फोर्थ, लेकिन सैचुरेशन करंट इज सेम। ओके, द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, बट अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थियरी एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन शुड डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। वो तो दिख नहीं रहा, एक्सपेरिमेंट से क्या दिख रहा है हमको, एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी of incident radiation. The stopping potential becomes more negative when the frequency of incident radiation is increased. Correct? यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का। अब चौथा ग्राफ, फोर्थ ग्राफ देखो, मैंने आपको बोला था कि तीन ही हमारे पास वेरिएबल्स हैं, तो मेरे पास 3 ग्राफ होने चाहिए थे और थर्ड ग्राफ में 2 वैरायटीज़ और है, तो टोटल कितने होने चाहिए थे? 5, लेकिन और एक भी हम लोग प्लॉट करने वाले हैं। तो पहले केस में हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट किया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी प्लॉट किया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल, फिर उसके 2 वेरिएशंस और। अब हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल प्लॉट कर रहे हैं एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो तुमको पता ही है ये ग्राफ तुमको क्या बताता है, जितना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उतना स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा। तो मैं अगर अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी प्लॉट करता हूँ तो मेरे को स्ट्रेट लाइन मिलेगा, लीनियर। हायर द फ्रीक्वेंसी हायर शुड बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ऐसा ही आता है। ये मेटल ए के लिए पहले तुम सिर्फ मेटल ए पे ध्यान दो, मेटल बी का ग्राफ ध्यान मत दो, छोड़ दो इसको, सिर्फ ए। जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी और बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और बढ़ रहा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और भी बढ़ेगा। तो इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर ग्राफ। और ये जो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस मतलब फ्रीक्वेंसी एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो क्या होता है, याद रखना। अब अगर मैं सेम एक्सपेरिमेंट लेकिन दूसरे मेटल सरफेस के लिए रिपीट करूँ, मेटल सरफेस मतलब इमीटर प्लेट, नॉट द कलेक्टर प्लेट। तो फॉर एग्जांपल पहले मैंने आयरन प्लेट बना लिया, आप कॉपर के लिए कर रहे हैं। तो नाउ इफ यू रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट फॉर डिफरेंट इमीटर, नॉट द कलेक्टर, इमीटर, तो व्हाट वी सी इज दैट कि ये ग्राफ वापस से लीनियर आ रहा है, सिर्फ स्लाइटली शिफ्टेड है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच वी गेट सर्टन करंट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटल, मतलब मेटल के टाइप पे डिपेंड करेगा वो। तो ग्राफ इज स्लाइटली शिफ्टेड। तो द स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज लीनियरली विथ फ्रीक्वेंसी of incident radiation or a given photosensitive material. There exists a certain minimum frequency for stopping potential for which the stopping potential becomes zero. तो पता ही है हमको, there exists a certain minimum frequency for which stopping potential becomes zero. उसको बोलते हो threshold. Okay, good. अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आज यहाँ तक ख़त्म करना है अपने को, क्योंकि ये वन गो में ही होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब your conclusions, what have you learned from this 5-6 graphs that you have seen, बस उसको तुमको in the form of points लिखना है। तो पहला, for a given photosensitive material there exists a certain minimum cutoff frequency of incident radiation called as threshold frequency below which no emission of photoelectrons is possible। ग्राफ नंबर 1 था ये। तो हमने पहले ग्राफ से ये देखा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे इमिशन होता ही नहीं है, वो पहला ऑब्जर्वेशन आ गया। तो कैरेक्टरिस्टिक कुछ अलग चीज़ नहीं है, तुम वही ग्राफ को सिर्फ एक एक सेंटेंस में समराइज कर रहे हो। व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम फर्स्ट ग्राफ, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम सेकंड ग्राफ, लीनियर। सो इंटेंसिटी और
इंटेंसिटी और फोटोइलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ लीनियर है. तो फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी of incident radiation and for a given collector plate potential, the photoelectric current varies linearly with the intensity of incident radiation. Good. Then the emission of photoelectrons is an instantaneous process. ये something new और ये भी बहुत काम का point है. The emission of photoelectrons is an instantaneous process, which means there is no time lag between the incident radiation and the emission of photoelectrons. ये बहुत काम का point है. According to our observations, अगर फोटोन के पास sufficient energy था तो जैसे ही फोटोन इंसिडेंट हुआ instantly without time lag क्या emit हुआ? इलेक्ट्रॉन. क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर एक सरफेस से इमेजिन एक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए 10 eV का एनर्जी चाहिए और हर सेकंड में 2 ही eV आ रहा है, तो 10 eV कलेक्ट करने के लिए कितना टाइम जाएगा? 5 सेकेंड. तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी इंस्टेंटेनियस प्रोसेस हो नहीं सकता ये, क्योंकि द मटेरियल विल टेक सफिशिएंट टाइम फॉर सफिशिएंट एनर्जी टू कम एंड मेक द इलेक्ट्रॉन्स फ्री. इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंस्टेंटेनियस. There is no time lag. Good. Then अब ये हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जो क्लासिकल थ्योरी का फेल्यूर है वो इसके आगे वो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. So for today we'll stop here.